तो हम एक बार उसको समझ लें और फिर इसमें आप रीड कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट वर्जन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर है हमारा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और इसके बाद हमने ये लिया है सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी कंट्री के लिए ना, सड़कों को यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम धमनी कहते हैं, धमनी। उसी तरीके से शरीर में जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो एक तरह से परिवहन तंत्र है, परिसंचरण या परिवहन। न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एक जगह से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम पूरा इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा इंक्लूड है। इसको देखेंगे। देखिए इसमें इसको क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप्स का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पहला जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, और दूसरे को कहते हैं वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। यानी कई जीव ऐसे हैं जिसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा और स्टार फिश, जिसमें खून नहीं पाया जाता, यानी ब्लड के जगह पर वहाँ वाटर है, यानी पानी ही उनका न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन का मीडियम है। तो हमें इसका डिटेलिंग करना है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, या इसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें संचरण का जो मोड है वो ब्लड है, और इसमें संचरण का मोड जो है वो वाटर है। ये 2 एग्जाम्पल, स्टारफिश और हाइड्रा। ठीक है, तो परिसंचरण टाइप्स 2 टाइप्स के हैं, ब्लड एंड वाटर। इसके बाद आप डिटेल करते हैं। आगे देखिए, ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक है आपका ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो जो ओपन है इसमें हार्ट की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन जो क्लोज है उसमें हार्ट की नीड होती है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे कि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, क्योंकि जब हार्ट की आवश्यकता ही नहीं है तो आरबीसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो काम है वो हवा से यानी लंग से ऑक्सीजन को ब्लड में डिजोल्व करके उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसका परिसंचरण करना, ये काम है आरबीसी का। और इसी वजह से आरबीसी के कारण ही हमारा जो ब्लड का जो कलर है वो रेड है। ये 2 क्वेश्चन है। तो जब हार्ट की ही आवश्यकता नहीं है तो इसमें आरबीसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्क वर्ग के जो जीव हैं, जैसे तिलचट्टा वगैरह, तो उनमें रेड ब्लड नहीं है ना। तो ये ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट है। सेकेंड है, अच्छा ज्वाइन करने के लिए कह रही हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट की ज़रूरत है, या जो ह्यूमन है या एनिमल का जो पूरा सिस्टम है, तो इसमें आरबीसी भी चाहिए होगा, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करके। इसकी खोज करने वाले हैं विलियम हार्वे, इसीलिए इनको रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो जवाब है विलियम हार्वे ने। इस वर्ग में आते हैं एनेलिडा वर्ग के जीव और कशेरुकी, यानी कि रीढ़ में, यानी ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम कशेरुकी वर्ग के जंतु कह रहे हैं। तो इसमें सभी आ गए, एनिमल आ गए, इंसान आ गए, वो सारे क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो दोनों बातें ध्यान से कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा 2 टाइप्स का था, ब्लड वाला और वाटर वाला। ब्लड वाले भी 2 टाइप्स का है, ओपन एंड क्लोज।
ओपन में हार्ट की नीड नहीं है इसलिए आरबीसी भी नहीं चाहिए, और क्लोज वाले में हार्ट चाहिए इसलिए आरबीसी भी चाहिए। तो सारे एनिमल और ह्यूमन। अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज हमारा टॉपिक का शुरुआत मेन यहाँ से है, ठीक है ना। अब देखते जाइए। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 2 टाइप्स है। पहला है हार्ट, वो पंपिंग मशीन है, और वहाँ से उसके बाद है वेसल्स। वेसल्स का मतलब हार्ट से ब्लड लेकर शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली जो धमनी और सीरा, हम अलग अलग देखेंगे आर्टरी और वेंस क्या होते हैं। तो फिलहाल हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। उसमें एक हार्ट है जो पंपिंग मशीन है, और दूसरा है हमारा वेसल्स ना, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड को लेकर एक तरह से पाइप या संरचना इसमें ब्लड बहता है, उसको वेसल्स कहते हैं। अब इसमें देखिए वेसल्स 3 तरह की हैं ना, 3 तरह की वेसल्स हैं जिनमें ब्लड बहता है। पहले को हम कह रहे हैं आर्टरीज, आर्टरी यानी धमनी, दूसरा है वेंस यानी सीरा, और तीसरा है ब्लड कैपिलरीज यानी कि छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं। धमनी और सीरा तो ये बड़ी नस हो गई एक तरह से जो हार्ट से जुड़े हुई हैं ना। अब ये वेंस या आर्टरी छोटी छोटी पतली पतली बिल्कुल बारीक नसों में धागा की जैसे चेंज हो जाती हैं, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं या नलिकाएं कह रहे हैं। तो ये तीनों पार्ट किसा है ब्लड वेसल्स की, आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरीज। अब एक एक करके देखेंगे। ये जो फिगर है वो शॉर्ट में हार्ट सिस्टम को डिनोट करता हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए हार्ट से ब्लड पंप होता है तो वो जाता है आर्टरीज में। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमेशा हार्ट से निकला हुआ ब्लड, अब हार्ट से निकला हुआ ब्लड है, इसका मतलब क्या है, कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी अच्छा खून कह लेंगे हम, अच्छा बुरा मान लेंगे, गंदा खून अच्छा खून। तो हार्ट से ऑक्सीजन मिला हुआ खून या अच्छा खून आर्टरीज में जाता है, और फिर आर्टरीज से आता है वो आर्ट्रियोल्स में, यानी एक आर्टरी फिर पतली पतली सिराओं में बढ़ता है, तो वो है आर्ट्रियोल्स। ये आर्ट्रियोल्स डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं, यानी बिल्कुल धागे के रूमा पतली पतली नलिकाओं में। ये कैपिलरीज शरीर से गंदा खून या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून कलेक्ट करती हैं और आ जाती हैं वेन्यूल्स में, और ये वेन्यूल से इकट्ठा होता है वेंस में, और ये वेंस फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए फिर जाता है हार्ट में। हार्ट अगेन उसको लंग्स से होते हुए, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स में मिलेगा, लंग्स से होते हुए फिर उसको पंप करता है सारे शरीर में, फिर से सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड। ये सिस्टम है ऐसा। तो 2-3 एग्जाम्पल यहाँ से कि वेंस में हमेशा कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये नीचे से आ रहा है ना, इस लाइन के ऊपर वाला सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी अच्छा खून है, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ खून है। किसमें किसमें, हार्ट तो पंप कर ही रहा है, आर्टरीज में और आर्ट्रियोल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेंस, ठीक है। सीरा और धमनी, सीरा और धमनी ध्यान से देखना है बिल्कुल। ये इस फिगर को, इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया एक एक बात को, जो फिगर में था ऊपर फ्लो चार्ट में है उसको नीचे बताया गया है ब्लड सर्कुलेशन को। देखिए आर्टरीज, हार्ट के बाद आर्टरीज था, कहता है कि यह हृदय से ब्लड को शरीर के अन्य भागों में भेजता है। हार्ट से जो ब्लड निकला धमनी के माध्यम शरीर के अलग अलग हिस्सों में चला गया। इसमें ब्लड का प्रेशर अधिक होता है, ब्लड का फ्लो भी यहाँ पर तेज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड पंप कर रहा है, तो उस समय जर्क के साथ यानी हलचल के साथ इसमें ब्लड बहता है, क्योंकि बिल्कुल हार्ट से जुड़ता हुआ पाइप है ये मेन। इसीलिए लिखता है कि इसमें ब्लड का प्रेशर भी अधिक और ब्लड का फ्लो भी तेज है यहाँ, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनीकृत ब्लड का प्रवाह होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अच्छा खून।
यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेकर शरीर के लिए जा रहा है खून। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक इसका एक्सेप्शन है। आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी का फुफ्फुस कहते हैं हिंदी में, पल्मोनरी आर्टरी में अपोजिट है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये बात तीसरे नंबर बिंदु में लिखा हुआ है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि वेंस में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड, वहाँ उल्टा कर दें, जहाँ पल्मोनरी आएगा उल्टा। और ये बात ध्यान रखना है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड और वेंस में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, यानी आर्टरी में अच्छा खून और वेंस में गंदा खून या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून। अब वेन की बात हो रही है। आर्टरीज पे 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। तीनों पॉइंट क्या देखा कि भाई आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दूसरा, चूंकि ये हार्ट से जुड़ा हुआ है, तुरंत पंप होगा, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी तेज है, प्रेशर भी ज़्यादा है। तीसरा, हमने कहा कि अगर पल्मोनरी आर्टरीज है तो उसमें उल्टा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। अब वेंस की बात देख लेते हैं। बिल्कुल आर्टरी का उलट है। वेंस में पहला पॉइंट है कि यह शरीर से ब्लड को हृदय में लाता है। जब शरीर के भागों से हृदय में लाएगा तो हृदय में खून क्यों आ रहा है? ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहा है। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि गंदा खून आ रहा है और लंग्स में जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। तो वो खून किससे आ रहा है? वेंस के माध्यम से। तो वेंस में प्रेशर जो है आर्टरीज के तुलना में ब्लड प्रेशर कम है और फ्लो भी कम है ना। दोनों में अगर हम आर्टरी में और वेंस में टैली करें तो आर्टरी का प्रेशर भी तेज था और प्रेशर भी ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर भी कम है वेंस में और फ्लो भी कम है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन अगर पल्मोनरी वेंस हो जाए तो उलट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल सीधा सीधा इतनी बातें समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया है अभी तक, बात किया कि हमारा जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन है उसके 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 हिस्से हैं। एक है हार्ट, दूसरा है हमारा वेस्कुलर। वेस्कुलर सिस्टम मतलब वेस्कुलर जो पाइप है ब्लड बहने का, वो 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वेंस और क्या है, आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज। कैपिलरीज ना, आर्टरीज मतलब धमनी, शिरा, और कैपिलरीज का मतलब हाँ बहुत पतली शिराएं, रक्त शिराएं। फिर हमने देखा कि जो आर्टरी है वो हार्ट से जुड़ती हैं, तो उसमें हार्ट से निकला हुआ ब्लड पंप हो रहा है, तो उसमें जर्क है, उसमें प्रेशर ज़्यादा है और उसमें फ्लो ज़्यादा है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन उल्टा इसका अपोजिट होता है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड है। फिर हम आ गए वेंस पे। वेंस पे हमने कहा कि शरीर से सारा खून जो है ऑक्सीजनेट होने के लिए हार्ट में लाने का काम सारा वेंस का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन इसके उलट पल्मोनरी वेंस में वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वेंस में क्या होगा? आर्टरी के तुलना में प्रेशर भी कम है और फ्लो भी कम है। इतनी बातें हमने देखी थी। चलिए अब नोट में 2 पॉइंट है, जरा देख लीजिए। कह रहा है कि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ होने का मतलब हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो पंप करना बंद कर दिया और हार्ट से जुड़ा हुआ है आर्टरी, तो आर्टरी में ब्लड रहेगा क्या? ये तो पाइप खाली है, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है तो इसमें ब्लड आता है। जब हार्ट व्यक्ति डेथ हो गया यानी हार्ट रुक गया तो आर्टरी का पाइप तो खाली है। ब्लड कहाँ होगा? वेंस में, क्योंकि वो शरीर से जमा करके लाता है। उस समय खून कहाँ होगा? वेंस में होगा, लेकिन आर्टरी में नहीं होगा। पहला पॉइंट देख लीजिए कि मृत्यु के पश्चात आर्टरीज में ब्लड नहीं होता, जबकि वेंस में ब्लड रहता है। वजह यही है। दूसरा है जर्क के साथ ब्लड का प्रवाह आर्टरी में होता है। जर्क मतलब हल्का धक्का। हल्का धक्का कब होता है? कि जब खूब प्रेशर हो, है ना। जैसे कि जर्क कब लगेगा? कि गाड़ी स्पीड से चल रही हो, गड्ढा आ जाए तो जर्क हो जाए।
तो इसी तरह से चूंकि हार्ट में ज़्यादा प्रेशर है तो जर्क नुमा ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, आर्टरी में। वेन्स में तो फ्लो ही कम है तो वहाँ तो धीरे धीरे फ्लो होता है। तो जर्क वाली बात समझ में आ गया। जर्क लगना मतलब समझ, झटका लगना, कभी तेज कभी कम, इस तरह से। तो ये जर्क। अब देखिए कैपिलरीज के बारे में, हमने आर्टरी देख लिया, वेन्स देख लिया, कैपिलरीज के बारे में कहता है किसकी खोज करता है, मार्सेली मालपिगी, है ना। मार्सेलो मालपिगी ने आर्टरी कैपिलरीज की खोज की थी। अब यहाँ पर देखिए लिखता है सेकेंड पॉइंट की सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ फ्लो होता है। पिछले वाला फिगर में याद करिए, जहाँ हार्ट था, हार्ट के बाद आर्टरी था, और आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज। तो ये कह रहा है कि अमूमन तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन कभी कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। तो अमूमन इसको याद रख लेंगे हम कि कैपिलरीज में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है। इसका ये काम पूछा गया है कि कैपिलरीज क्या करता है, ये आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोनों उसी के माध्यम से जुड़े रहते हैं, आर्टरीज और वेन्स। किससे, कैपिलरीज से, सिराओं से, है ना। इसमें रक्त का प्रवाह अत्यंत धीमा होता है, क्योंकि कैपिलरीज तक एक तो बहुत पतली धागा नुमा है। आप देखते होंगे हाथों के बिल्कुल वो नसें, है ना, जो नाक के ऊपर का भी बहुत ट्रांसपेरेंस, बहुत पतला पतला धागा, तो वो कैपिलरीज है। उनका काम क्या, वो भी तो ब्लड का फ्लो करवा रहे हैं वहाँ तक, है ना। और एक गर्दन की जैसे मोटी नस है ये, तो एक तरफ वेन्स है और आर्टरी है ना, ये ऊपर ब्लड पहुंचा रहा और शरीर के नीचे, यानी हार्ट से आधा नीचे और आधा ऊपर का सिस्टम है। ये फिगर बना हुआ, आगे हम उसमें बात करेंगे। कैपिलरीज वाले ये पॉइंट तीनों चारों हो जाना चाहिए ध्यान, की खोज मार्सेली मालपिगी ने की। अमूमन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, मेन काम वेन्स और आर्टरी को ज्वाइनिंग पॉइंट है ये। और ब्लड का फ्लो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत पतली सुराख है तो इसमें कहाँ से उतना प्रेशर आएगा, तो बहुत कम प्रेशर से ब्लड बहता है। ये पॉइंट हो गया हमारा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, इसके बाद पूरा हार्ट का सिस्टम डिस्क्राइब किया गया है ना। तो देखिए ब्लड के लिए एक शब्द यूज होता है कि ब्लड और कुछ नहीं है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, ऊतक है एक ना, लिक्विड फॉर्मेट में। और दूसरे साधारण भाषा में हम जानेंगे कि ब्लड का काम केवल और केवल शरीर में न्यूट्रिएंट्स का, पोषण का, है ना, हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन है, बस, और कोई उसका काम नहीं है। शरीर से अपशिष्टों को ले जाकर किडनी में और अलग अलग जगह पे पहुंचाना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के माध्यम से शरीर में पंप करवाना, यही सारा काम ब्लड का है। ठीक है, लिखता है कि तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड और कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है, कनेक्ट करना, एक दूसरे को जोड़ना, लेकिन ये लिक्विड फॉर्मेट में है। ब्लड का सर्वप्रथम कार्य जो है ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से, और सभी भागों से CO2 को कहाँ लाना, लंग्स तक लेके आना। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह सभी पोषक तत्वों, हार्मोन का परिवहन करने में सहायता करता है। जैसे हमको सर में दर्द है, इंजेक्शन हमने बाह में ले लिया, तो दवाई यहाँ कैसा पहुँचा, ब्लड के माध्यम से जा रहा है। या हमने गोली खा ली और सर का दर्द ठीक हो गया, तो गोली खा ली, वो जाके पाचन तंत्र में पचा और ब्लड में डिजोल्व हुआ और शरीर में सारा फ्लो कर रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ वहाँ क्योर कर रहा है। तो यह सभी पोषक तत्व हार्मोन के परिवहन में सहायता करता है, और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना है उसको किडनी तक लाता है। इसीलिए जब किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, यानी मशीन से प्यूरिफाई करवाना पड़ता है ब्लड को। तो ये ब्लड का बेसिक फंक्शन दिया है। मेन क्या, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर
हार्ट के माध्यम से, भाई एक मशीन चाहिए ना पंप करने वाला, तो वो पंप कर रहा हार्ट, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ वहीं शरीर के सभी हिस्सों से CO2 वाला ब्लड लेकर आया लंग्स तक, और फिर CO2 वाला ब्लड लेके जाना, CO2 वाला लेके आना, ये तो मेन काम है। इसके अलावा पोषक तत्व, हार्मोन, इनका ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जी पदार्थों को किडनी और ऐसे जगह पर लेके जाना, ये सब काम है ब्लड का, इसमें समझाया गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए ब्लड का, कि ब्लड बना कैसे है। ये 2 पॉइंट बहुत काम का है। कहता है कि ब्लड के 2 हिस्से हैं मेन, एक को हम कह रहे हैं प्लाज्मा और दूसरे को हम कह रहे हैं रक्त कणिकाएं, सेल्स, है ना, जिसको कि हम कॉर्पोसेल्स कहते हैं, कॉर्पोसेल्स। एक हिस्सा प्लाज्मा है, वो सब आएगा अभी कितना वाटर वगैरह है। पहले इसको देख लेते हैं, ब्लड कॉर्पोसेल्स यानी रक्त कणिकाओं में ये 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। WBC को मेडिकल टर्म में हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और RBC है एर्थ्रोसाइट ना, या कॉमन तो है ही रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन मेडिकल टर्म में ल्यूकोसाइट्स और आर्थ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स का भी है ना। तो ये 3 प्लेटलेट्स को सभी जानते हैं, डेंगू वगैरह में प्लेट घट जाता है, ठीक। प्लेट्स का जो इसमें प्लेटलेट्स का यूज जो है वही कणिकाएं हैं कि अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए और अगर शरीर में कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो गया तो फिर वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लीडिंग फिर रुकेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले WBC को किया गया कि इसमें भी 2 प्रकार के, WBC एक्चुअल में है क्या, तो ये हमारे रक्षक कोशिकाएं हैं, जिसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। ये वही WBC हैं, 2 प्रकार के इसमें ब्लड सेल्स हैं, ग्रैनुलर, एग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है कणकीय और एग्रैनुलर मतलब अकणकीय, यानी कण, पार्टिकल, सूक्ष्म, उसको ग्रैनुलर कहेंगे ना, जिसमें क्रिस्टल जैसे रवेदार, एक तरह से बात कर लें। तो देखिए ये 3 हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो सब रिपोर्ट में आता है ये एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये 3। और एग्रैनुलर का देख लीजिए, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो 5 टाइप्स के हमारे सेल्स हैं, किसमें, WBC के पार्ट हैं। तो हमें इसको ध्यान रख लेना, और इस पर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है कि कौन कौन ग्रैनुलर है, कौन कौन एग्रैनुलर है, कणकीय और अकणकीय। तो हमें ध्यान रख लेना है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये तो हो गया नाम। यहाँ हमने कुछ अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने केवल क्लासिफिकेशन देख लिया कि ब्लड जो है वो 2 प्रकार से, एक तो उसमें प्लाज्मा है और उसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो हमने उसमें से केवल अभी WBC को देखा कि WBC भी 2 टाइप्स की, ग्रैनुलर, एग्रैनुलर। ग्रैनुलर 3 तरह की होती हैं, एग्रैनुलर 2 तरह की। ग्रैनुलर में 3 तरह की कौन कौन, तो ये है एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रैनुलर में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए इनका मेन यूज सब आगे आएगा। तो पहले RBC के बारे में जानकारी, छोटे छोटे एग्जाम में बहुत इन पे पूछा गया है। रेड ब्लड सेल, जिसको कि हम एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, पीछे लिखा हुआ था। इसका आकार बायोकनकेव होता है। पहले तो इसके शेप के बारे में, बायोकनकेव का मतलब होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था ना, है ना। बायो का मतलब होता है उभय, उभय मतलब दोहरा, और कॉनकेव मतलब अवतल। तो उभय अवतल, हिंदी में अगर बात करें बायोकॉनकेव का मतलब उभय अवतल। तो आप अगर RBC को देखें पिक्चर में,
तो ऐसा बिल्कुल अंदर दबा हुआ है, राउंड राउंड शेप दिखाई देता है। ऐसे ब्लड में तो हमें लिक्विड सा दिखता है, लेकिन हम उसको स्लाइड पर देखें तो आरबीसी प्रॉपर साइज में दिखाई देगा कण में, ठीक है। तो उसका शेप जो है कैसा है, अभयअवतल है, ठीक है, बायो कनकेव, यानी दो कनकेव मिरर है, दोनों को एक साथ सटा दो, दो फेस बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं बायो कनकेव। खासियत, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, सभी में केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन ये अपवाद है आरबीसी। आरबीसी भी एक सेल है, कोशिका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी लेकिन अपवाद हैं दो जानवर, ऊंट और लामा। लामा भी भारवाही पशु है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की पहाड़ियों में भार ढोने का काम आता है लामा। उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इंसानों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें देखिए संख्या, मनुष्य में लगभग कितना लिखा हुआ है, हाँ 50 लाख प्रति घन मीटर था ना, संख्या जो पूर्ववर्ती 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर ना, घन मिलीमीटर मतलब चेंज थोड़े बहुत फिगर, वो 51 लिखा हुआ है, 51 51 है ना, तो अंतर आ रहा था, लेकिन मिनिमम 50 लाख पर क्यूबिक, यानी कि 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, ऐसा। उतना अगर हम ब्लड ले तो कितना लमसम निकलेगा है आरबीसी की संख्या। अब कोई फिक्स संख्या कोई काउंट कर लेगा 50 लाख, ये तो एक अप्रोक्स है वैल्यू, कहीं 50 हो लिखा हो, कहीं मान लीजिए 51-52 लिखा हो, तो एक रेंज है कि 50 से 52 लाख मान लो, नहीं तो एक ऐसा काउंटेबल तो पॉसिबल है नहीं, तो एक संख्या है, ठीक है। कभी एनसीईआरटी वगैरह की जो संख्या है वो, अब मान लो कोई और बुक या सोल्यूशन लिखेगा तो एग्जैक्ट लिख देगा कि भाई अब 52 लाख है, तो हो सकता है भाई कोई और तकनीक आ जाए जो और बारीक से गिन ले कितना है। तो ये अप्रोक्स है कि 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इससे ये पता लग रहा है कि 1 घन मिलीमीटर का मतलब बहुत छोटे से 1 क्यूबिक मतलब ब्लड ले लें, अगर मान लेते हैं उसमें उतना संख्या है इनकी, और उन्हीं का काम क्या है, ऑक्सीजन को ढोना, ठीक है। तो ये व्यवस्था है हमारा। अगला पॉइंट देखिए, इसमें दिया हुआ है इसकी जीवन अवधि, कहता है ना कि 120 दिन की होती है, तो लमसम 3.5-4 महीने में बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई ब्लड दे दिया शरीर में कमजोरी हो जाएगी, तो नहीं भी ब्लड दोगे तो उतना ब्लड अपने आप टूटता रहता है शरीर में, ठीक है, वो नया बनता रहता है। ब्लड दे देने पे बल्कि और ठीक है, फ्रेश बनता है, क्योंकि ये टेन्योर है, 120 दिन के बाद आरबीसी मरती रहती हैं और नई आरबीसी बनती रहती है। अब आरबीसी के निर्माण में शरीर में आयरन चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए, डिफरेंट विटामिन B6, B9 और B12, जिसको वहाँ पर लिखा था एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया यही तो है, ब्लड की कमी हो जाती है एनीमिया, यानी कि अगर B6, B9 और B12 की कमी हो जाए तो ब्लड बनना कम हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। और आयरन इनका एक मेन कंपोजिशन है ब्लड में, इसीलिए आयरन की गोली वगैरह का सेवन इसमें होता है। फिर कहता है कि सामान्य मनुष्य में इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी हड्डियों से लगता हुआ जो हिस्से हैं, एक तरह से समझ लीजिए, वहाँ बनता है, ये बोन मैरो में क्रिएट होता है, बनता है। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में यानी बच्चे का विकास होता है, उस समय उसकी स्केलेटन पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, तो उस समय इसकी व्यवस्था वो स्प्लीन में बनती है। स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन कहाँ होता है, लीवर का पार्ट है स्प्लीन, लीवर में वहाँ बनता है ये बातें समझ में आ रही है कि वयस्क में कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में, और बच्चों में बन रहा है भ्रूण अवस्था में, बल्कि वो स्प्लीन या लीवर में। एक ये पॉइंट देखिए, आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल है। और पीछे हम लोगों ने भोजन वाले चैप्टर में प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन का नाम इसमें क्या है,
ग्लोबलिन, है ना। आ रही है आपको आवाज, आप लोगों को क्लियर है? ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब अभी पूरा, अभी तो जस्ट केवल ये फैक्चुअल कुछ बातें हैं उसको देख रहे हैं। अभी WBC देख लेते हैं वापस। WBC पीछे हम लोगों ने दो बातों में करके देखा था कि WBC दो प्रकार के हैं, ग्रेनुलर, एग्रेनुलर। यहाँ पर आ गया WBC फिर से, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये पीछे नाम लिखा था। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका रंग वाइट होता है, इसीलिए इसका नाम है वाइट, यानी WBC। W मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। यह रक्त में 5000 से 9000, इसे एक रेंज लिखा हुआ है ना, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है, जबकि RBC मिनिमम 50 लाख और ये 5000 से 9000। अब एक तरह से समझिए कि सैनिक हैं, फाइटिंग वाले, जो हमारे बीमारियों से लड़ते हैं। इसका जीवन अवधि देखिए मात्र 10 से 13 दिन, है ना, जबकि RBC का 120 दिन। तो ये जल्दी जल्दी बनते बिगड़ते रहते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं था। तो एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे इसको RBC के साथ तो क्लियर रहेगा। फिर ये देखिए नेक्स्ट सेकेंड, हाँ इसमें किसकी बात हो रही है? एसिनोफिल्स की। क्यों? WBC के टाइप याद कीजिए, ग्रेनुलर, एग्रेनुलर, 5 थे ना, तो अब पांचों के बारे में एक एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो नोट्स में इकट्ठे एक जगह लिख सकते, कोई नहीं। एसिनोफिल्स, इसी से बीमारी है एसिनोफिलिया, क्योंकि अगर एसिनोफिल्स ज़्यादा बढ़ जाए तो एसिनोफिलिया हो जाता है। इसका मतलब का क्या हुआ कि हम सेंसिटिव हो जाते हैं धूल के कणों को लेकर या कोई किसी स्मेल को लेकर, है ना। क्यों? क्योंकि वो खास धूल, डस्ट या स्मेल जब शरीर को महसूस होता है तो ये इस्नोफिलिया, जो इस्नोफिल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं लड़ने के लिए। समझ पा रहे हैं? सेंसिबल। तो अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो भी खतरा है, और मात्रा घट जाए तो भी। शरीर में तो दो चीज़ें, बढ़ भी जाए तब भी दिक्कत, घट जाए तो भी दिक्कत। BP ज़्यादा है तो भी, कम है तो भी, थायरॉक्सिन, थायराइड ज़्यादा बन जाए तो भी, कम है तो भी। इसी तरीके से इस्नोफिल्स की मात्रा केवल 1 से 4% है, यानी टोटल WBC का, मान लो टोटल WBC 100%, उसका मात्र 1 से 4% एसिनोफिल्स का हिस्सा है। इसका मुख्य काम देख लो, ये प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस करना, शरीर को रोगों से बचाने का है। इसके अधिकता से मुख्य रोग इस्नोफिलिया हो जाता है। ये 3 बिंदु इसमें छोटे छोटे से लिखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा उसमें बेसोफिल्स का था, ठीक है। ये और कम मात्रा में है, केवल 0.5%। मुख्य काम एलर्जी की सूचना देना। किसी भी तरह की एलर्जी हो वो किससे रेगुलेट होती है? बेसोफिल्स से, है ना। न्यूट्रोफिल्स, ये देखिए कितना ज़्यादा इसका परसेंटेज है, 50 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स की है। मुख्य काम है कि बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना, यानी लड़ने वाली सेल, लड़ाका। अगर कोई पूछे सैनिक बताइए शरीर का, तो ये सैनिक है न्यूट्रोफिल्स। नाम से ऐसे याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यूट्रल कर देगा। क्या करेगा? कोई बैक्टीरिया, वायरस बाहर से आएगा, उसको लड़ के न्यूट्रल कर देगा। पानी दे देना। उधर वाला हो गया? हाँ। सारे हो गए? बस ये पहले की बॉडी धो रहे हैं सारी। हाँ ठीक है, न्यूट्रोफिल समझ में आ गया कि न्यूट्रल कर देगा। जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस का शरीर में इंटर हुआ, ये लड़के उसको समाप्त कर देगा। और इसीलिए उस समय जो है शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमको हरारत जैसा लगता है। उस वक़्त हमारा शरीर लड़ रहा होता है बैक्टीरिया, वायरस से। अगर हरा के हमारा शरीर उसको हरा दे तो हम रोगों से बच जाएंगे। और अगर हमारा न्यूट्रोफिल्स हार जाए
तो हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, फिर हमको ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें, है ना। तो जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग, इसका मतलब उसके सैनिक ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बैक्टीरिया वायरस को मात दे देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें पॉइंट है, सभी का काम बिल्कुल कैटेगराइज कर करके लिख देंगे शॉर्ट में। एग्रेनुलर 2 होते हैं उसमें, पहले का नाम था लिम्फोसाइट, दूसरे का है मोनोसाइट। तो इसकी मात्रा देखिए 25 से 30% तक। इसका भी मुख्य काम देखिए एंटीबॉडीज का निर्माण करना। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबॉडीज। ये फिर से हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और कुछ हार्मोन जैसे हाँ इंसुलिन, और उसमें ये भी नाम था एंटीबॉडीज, है ना। तो एंटीबॉडीज भी एक प्रकार का प्रोटीन है। बनाता कौन है, लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है। एंटीबॉडीज वही एंटीबॉडीज है, आप सुनते होंगे कि जिनको एक बार कोरोना हो गया उसको फिर कोरोना नहीं होगा, अगर वो नॉर्मल तरीके से कोरोना को हरा दिया है। मतलब क्या है कि उसका एंटीबॉडी शरीर में बन गया, अगर उसी टाइप का वायरस कोई अटैक करेगा तो हमारे उसके लड़ाकू दल हैं उसको हरा देंगे। यही काम टीका का है। टीका क्या है, एक एंटीबॉडीज है, शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं उस वायरस को मृत रूप में। जैसे ही वो वायरस शरीर पर अटैक करता है वो हमारे एंटीबॉडी एक्टिव हो जाते हैं, और है ना, जो उसी तरीके का है जैसे आजकल वॉर के सिस्टम में खूब यूज हो रहा है कि जो S-400 भारत का एंटी मिसाइल सिस्टम, कि अगर कोई देश भारत पर रॉकेट दाग दे तो हमारा S-400 एक्टिव हो जाता है और मिसाइलें छोड़कर हवा में ही उसको नष्ट कर देता है। तो वही काम इसका है एंटीबॉडीज का। और मोनोसाइट्स का क्या काम है, परसेंटेज तो बहुत कम है इसका, देखिए बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना है, यानी पीछे उससे मिलता हुआ काम है ना। मेन काम इसमें 2 हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स का और एक लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। तो ये WBC के 5 अलग अलग वर्जन में ये काम करता है, इसको ध्यान रखना है। अब पीछे छूट गया था प्लाज्मा, जब हमने कहा था कि ब्लड के टाइप, तो ब्लड में 2 हिस्से किए थे, पहला किए थे प्लाज्मा और दूसरा किया था रक्त कणिकाएं। और फिर रक्त कणिकाओं को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो अब प्लाज्मा का हिसाब यहाँ किया गया। देखिए कहता है कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। जैसे कहीं घाव वो कट जाए, जब ब्लड बहना बंद हो जाए तो आप वहाँ देखेंगे पीले रंग का एक लिक्विड पंछा सा निकलता है, लिक्विड, वो प्लाज्मा है, ठीक है ना। ब्लड के बंद होने के बाद वो प्लाज्मा है। ब्लड में देखिए 50 से 60% तक अकेला हिस्सा किसका है, प्लाज्मा का है, ठीक है। और प्लाज्मा में खुद 90% जल है। पूरे ब्लड का 50 से 60% प्लाज्मा है और प्लाज्मा का खुद 90% वाटर है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जा रहा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब के बायोकार्बोनेट पाए जाते हैं। यानी ये सॉल्ट है, तरह तरह के हमारे शरीर के लिए उपयोगी सॉल्ट प्लाज्मा में हैं। ये देखिए फ्रेबिनोजेन और थ्रोम्बिन, ये क्या थे, ये वही प्रोटीन है जो ब्लड को थक्का जमाने के लिए काम आते हैं। जो हमने उस दिन जाल जाल बनाया था ना, कि जाल बनाकर और उसमें प्लेटलेट्स यानी कि फंस जाते हैं प्लेटलेट्स। फंसने वाला उस जाल में कौन फंसता है, प्लेटलेट्स। अगर वही प्लेटलेट्स कम हो जाएं ब्लड में, अमूमन 1 लाख से ऊपर होने चाहिए, अगर वो कम हो जाएं तो फिर ब्लड कहीं भी चोट लग जाए, जैसे हीमोफीलिया, वो तो आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति का प्लेटलेट्स बहुत गिर जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। फिर वो 50,000, 20,000, 30,000 से कम हो जाए तो वो फिर नॉर्मल कंडीशन रहेगी नहीं, फिर वो डेथ हो जाएगी, है ना, जान पे आ जाएगी। तो यही फ्रेबिनोजेन और थ्रोम्बिन, इसके अलावा विटामिन, हार्मोन्स और इसमें कुछ एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में ही, ठीक है।
ये सब प्लाज्मा के हिस्से हैं। ध्यान से ये बात समझ में आ गया कि कुल ब्लड का 50 से 60% प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में ये मिनरल्स रहते हैं, साथ में उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फ्लोबिनोजन और विटामिन और हार्मोन्स रहते हैं। ये बात ठीक है। अच्छा, अब प्लेटलेट्स के बारे में जिसकी बात हो रही थी यहाँ पर लिखा हुआ, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का मेडिकल भाषा में क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो भूल जाओ तो किससे याद रखना है? ऊपर गया ना प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मतलब थक्का बनना, थ्रोम्बो का मतलब ही होता है थक्का। जैसे मेडिकल पे मिलता भी है, जैसे कहीं हाथ वगैरह में चोट लग जाए तो यहाँ काला पड़ जाता है ना निशान, खून जम जाता है, तो आप जाएंगे तो थ्रोम्बिन जेल देते हैं लगाने को। क्या देंगे? थ्रोम्बिन। वही थ्रोम्बिन है, वो जमे हुए ब्लड को ना हटा देता है, थ्रोम्बिन। तो आपको याद रखना है थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का नाम है। इनकी संख्या देखिए लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, यानी कि 3 लाख तक। मिनिमम तो 1 लाख चाहिए कम से कम, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, बाकी घटते बढ़ते रहता है ना। इसका निर्माण स्थल भी बोन मैरो है। बोन मैरो वही जहाँ पर हमारा आरबीसी बनता है। हम लोगों ने बात किया था ना कि एडल्ट में बोन मैरो में बनता है आरबीसी, और भ्रूण में प्लीहा या स्प्लीन लीवर में बनता है। इसका जीवन काल भी 7 से 10 दिन है। प्लेटलेट्स भी बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। जैसे डब्ल्यूबीसी का भी ना कितना था? हाँ, डब्ल्यूबीसी का 10 से 13 दिन, उसी तरीके से इसका 7 से 10 दिन, और आरबीसी का तो 120 दिन। तो जीवन अवधि के हिसाब से घटता क्रम हो गया, पहले आरबीसी फिर डब्ल्यूबीसी, सबसे कम प्लेटलेट्स, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है प्लेटलेट्स। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया? आप लोगों का आ रहा है? कुछ देखिए इसमें कुछ फैक्चुअल बिंदु हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं पीछे। देखो जार्विक 7 क्या लिखा हुआ है? एक आर्टिफिशियल हार्ट, दुनिया में पहला कृत्रिम हृदय बनाया गया था, नाम दिया गया था उसका जार्विक 7। इसके बाद एक और बनाया गया एबियो कोर, ये भी एक मशीन बनाई गई जो हार्ट की तरह काम करती थी, पंप करती थी, एबियो कोर। ठीक है। इसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट दुनिया में सबसे पहली बार क्रिश्चियन बार्नार्ड, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर हैं, इन्होंने सबसे पहले किया था इंसानों का हार्ट का रिप्लेसमेंट। भारत में करने वाले एम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर वी वेणुगोपालन, इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो ये 2 फैक्ट हैं। अब जरा इसमें एक पॉइंट ईसीजी के बारे में है। तो देखो ईसीजी 2 नाम होते हैं इसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। ग्राफ जो है मशीन का नाम है, ईसीजी करने वाली मशीन, और ग्राम जो है ये रिजल्ट है, जो ग्राफ बन के बाहर आती है वो है ग्राम, और ग्राफ वो मशीन है ना। तो ये हमें ध्यान से ग्राफ और ग्राम को ध्यान से देखना है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ सर, हाँ मैं अभी नहीं सर, आपको 5-7 मिनट में करूँ, क्लास से बाहर निकलूँगा। ठीक ठीक। देखिए देखिए इसमें एक पॉइंट सीरम की बात है, जरा देखिए, हेडिंग है हमारा सीरम। देखिए सीरम के बारे में क्या कहता है कि
जहाँ पर आप कट जाते हैं वहाँ पर रक्त जमने के बाद हल्का पीला रंग का द्रव निकलता है, जिसको हमने ऊपर ही बोलचाल की भाषा में किस में बात किया था, प्लाज्मा में। तो एक्चुअल में वो प्लाज्मा में नहीं है, सीरम में है। नहीं, सीरम अलग है। हैं? नहीं है तो देखिए क्या है कि ब्लड में दो तरह का परिसंचरण तंत्र है, एक तो ब्लड का है और एक होता है उसका हमारा सीरम, उसका प्लाज्मा का, सीरम का। जैसे आप ये लिम्फोसाइट्स, जैसे कहीं इधर कट जाए, दर्द हो, तो जहाँ ज्वाइंट है वहाँ गांठ बन जाता है, आपने देखा है। वो जो गांठ है शरीर में ना, वो लिम्फोसाइट के सिस्टम है। एक तो ब्लड का सिस्टम है और एक है लिम्फोसाइट्स का। तो ये जो पार्ट है हमारा सीरम, वो लाइव बंद कर सकते हैं ना, ठीक है। सीरम में जो पार्ट है, प्लाज्मा तो बेस है ब्लड का कि टोटल ब्लड का 50 से 60% तक, जैसे मान लो हमने कोई घोल बना दिया, शरबत बना दिया, शरबत में एक लिक्विड हो गया और उसमें घुले हुए सॉल्वेंट्स हैं, विलय हैं, है ना। लेकिन सीरम क्या चीज़ है कि उस घोल, उस विलयन का एक बूंद हम बाहर निकाल दें, है वो किसका हिस्सा, विलयन का ही ना, लेकिन हम उसको खुले में छोड़ दें, वो फर्मेंट हो जाए ना, यानी कि उसका फॉर्म बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो जैसे सीरा कहते हैं ना, सीरा है किसका,